वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 17वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है संस्कृति। संस्कृति इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। संस्कृति यह एक निबंध है और इस पाठ के लेखक है भदंत आनंद कौशल्यायन। इस पाठ में लेखक ने संस्कृति और सभ्यता इसके बारे में हमें जानकारी देना चाहा है और उनका मानना है कि वे दोनों अलग अलग है या एक ही चीज है। अगर दोनों अलग अलग है, उनमें अंतर क्या है, तो यह अंतर बताते हुए उन्होंने हमें एक अलग अलग उदाहरण दिए। तो सबसे पहले हमने देखा था अग्नि का उदाहरण। आगे वो कौन सा उदाहरण देखते हैं उसको हम पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। अब लेखक हमें बता रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग है और यह बताते समय उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया है अग्नि का, कि वह कहते हैं कि जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ होता उस समय का क्या हुआ होता। लेकिन आज हम देखते हैं कि अग्नि का प्रसार कितना हो गया है। हर घर में चूल्हा जलता हुआ हमें दिखाई देता है और पहले जिस व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया था वह इस संसार का बहुत बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। क्यों आविष्कार करता रहा होगा? क्योंकि देखो, आज हम देखते हैं कि अग्नि हमारे जीवन की कितनी अविभाज्य बात बन चुकी है। आज हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो दीप प्रज्वलन कर ही हम हमारे कार्यक्रम का समारंभ का आयोजन शुरुआत करते हैं। या फिर देखो, बहुत सारे लोग जो खेल आरंभ करने से पहले भी मशाल जलाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन के अच्छे कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन करके ही करते हैं। तो इस प्रकार अग्नि का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। इसके अलावा देखो, जब पहले पूर्व इतिहास में हमने पढ़ा है कि पहले मनुष्य किस अवस्था में रहता था, पशु में, और उसमें कुछ अलगाव नहीं था कि जिस प्रकार से पशु भी कच्चा मांस खाता था उसी प्रकार मनुष्य भी कच्चा मांस खाता था या फिर कंदमूल खाकर अपना पेट पाल रहा था। लेकिन हम कहते हैं ना कि आवश्यकता या गरज, जिसे हम कहते हैं नीड्स, कि नीड हर चीज की निर्मिता या निर्माण करने का बोलते हैं योगदान उसमें ही होता है कि अगर हम आवश्यकता पड़ती है तभी हमसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य हो जाते हैं। तो उसी प्रकार उस समय में देखो क्या हुआ होगा। अग्नि की निर्मित से पहले मनुष्य ने बहुत खोज विचार किया कि कच्चा अन्न जो था उनको वह आरोग्य के लिए हितकारक भी तो नहीं था और फिर स्वादिष्ट भी नहीं था। अब देखिए, उस समय जंगल में लोग रहा करते थे तो किस प्रकार से अग्नि की निर्मित हुई होगी। हम सबको इसका इतिहास पता है कि घर्षण के द्वारा पत्थरों से घर्षण होना, फिर पेड़ों के द्वारा घर्षण होना, पेड़ों का पत्थरों पर घर्षण होना और सूरज की किरण पड़ना, और इस घर्षण के माध्यम से अग्नि की निर्मित हुई। और उसका ऑब्जर्वेशन किसी उस जमाने के महान पुरुष ने किया होगा और उसने अग्नि की खोज की और उसने यह देखा कि अन्न जो है वह अगर हम पकाकर खाते हैं तो वह स्वादिष्ट भी रहता है और अपने सेहत के लिए अच्छा भी रहता है। तो इस प्रकार उसने अग्नि की खोज जो है वह केवल मात्र अपने पेट भरने के लिए किया होगा शुरुआत में। लेकिन आज धीरे धीरे फिर हमने अग्नि का बहुत सारा उपयोग करने लगे। तो इस प्रकार उस व्यक्ति ने जो अग्नि की खोज की निर्मित की होगी वह आविष्कार जो है वह केवल मात्र उस व्यक्ति ने किया है, इसलिए उसे हम लेखक आगे हमें बताएंगे उस उदाहरण के माध्यम से। तो यह हमारे संसार की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी या आविष्कार था। आगे और एक उदाहरण दे रहे लेखक कह रहे कि अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के 2 टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। अब देखिए लेखक क्या कहना चाहते कि एकदम छोटी सी बात है
आज हमारे लिए तो ये बहुत सामान्य बात हो गई है कि हम क्या करते हैं, टेलर के पास जाते हैं या सुई लेते हैं, धागा लेते हैं, फटा हुआ कपड़ा तुरंत सिल लेते हैं। ये हमारे लिए एक सर्वसामान्य बात हो गई, आम बात हो गई। लेकिन यह बात जिस व्यक्ति के दिमाग में आई होगी वह व्यक्ति कितना महान है, या वह कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा कि एक देखो उसने क्या किया होगा, एक लोहे के टुकड़े को लिया होगा, उसको अच्छे से घिसा होगा और उस लोहे के टुकड़े में एक किनारे पर छेद किया और उस छेद में दो धागे को पिरोकर उसने दो अलग अलग कपड़े को सिलकर एक साथ जोड़ दिया। अब ये तो आज के युग में हमें यह बहुत सर्वसामान्य बात लगती है, लेकिन जिस जमाने में इसकी खोज नहीं हुई थी उस जमाने में ये तो सबसे बड़ी बात थी। और यह बात जिसके दिमाग में आई वह तो बहुत बड़ा ही आविष्कार करता या संशोधक रहा है। अब हर किसी के दिमाग में छोटी छोटी बात नहीं आई, तो जो प्रतिभाशाली, जो बौद्धिक क्षमता का योग्य रखने वाला व्यक्ति होगा उसी व्यक्ति के दिमाग में यह सारी चीजें आई होंगी। आगे लेखक कहते हैं कि इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। अब देखिए ये दो अलग अलग चीज है। कौन सी? कि एक चीज किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकना और उसकी शक्ति, और दूसरी क्या है? आग का आविष्कार। अर्थात देखो किसी व्यक्ति के दिमाग में यह आना और उसमें वह कर दिखाने की ताकत होना, क्षमता होना, शक्ति होना और योग्यता होना, यह अलग बात है। और आग की निर्मित होना, उसका आविष्कार होना, यह अलग बात है। अब आपको समझ में आ रहे हैं दोनों में क्या अंतर है? कि अगर देखो मेरे दिमाग में कोई चीज आती है और मैं करती हूँ तो वह एक अलग बात है, लेकिन वह मैं जो चीज मैं बनाती हूँ मैं अपने और अपने आजू बाजू के संसार के लोगों के उपयोग के लिए जब मैं बनाती हूँ वह क्या होगा, वह अलग बात है। और लोग बनाने के बाद उसका इस्तेमाल करना, इसमें अलगाव है। तो इस प्रकार उस आविष्कार की जो शक्ति है उसे हम कहेंगे संस्कृति। और फिर उस व्यक्ति ने जो अपने उपयोग के लिए और समाज के उपयोग के लिए जब इस चीज की निर्मित की और उसका उपयोग लोग करने लगे तो उसे हम कहेंगे आविष्कार, या फिर उसे हम कहेंगे सभ्यता। इस प्रकार दूसरे उदाहरण में भी लेखक बता रहे हैं कि इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागा का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। तो देखो अब बहुत सारे लोग उस समय भी दुनिया में थे, लेकिन हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज आई नहीं। तो व्यक्ति विशेष की जो शक्ति होती है, उसकी जो प्रेरणा होती है कि उसके दिमाग में यह चीज आई और वह उसने आविष्कार की, इसमें फर्क है कि दिमाग में वह चीज आना, वह बनाना और उसका उपयोग करना, यह इस दोनों चीजों में परिवर्तन है। आगे लेखक कह रहे कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का, अब देखिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर, अब देखिए आग निर्मिति या फिर सुई धागे की निर्मिति, इसके पीछे क्या है कि कोई भी व्यक्ति की योग्यता, उसकी प्रवृत्ति और उसके प्रेरणा के बल, तो यह सारे चीज संस्कृति निर्मित करने में बहुत ही योग्य या उसका बहुत ही महत्व होता है। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल, आग का वह योग्यता, प्रवृत्ति और बल का सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। अब देखिए इन परिच्छेदों से लेखक ने हमें संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है यह समझाने का प्रयास किया है कि देखो जो क्षमता, जो योग्यता, जो प्रवृत्ति, जो प्रेरणा, उन चीजों की निर्मिति में बनाने के लिए व्यक्ति विशेष ने जो इस्तेमाल किया है, जो उपयोग में लाया है, उसे हम कहेंगे संस्कृति। और उस संस्कृति के द्वारा जिसकी निर्मित हुई, जिसका आविष्कार हुआ तथा वह अपने लिए
और दूसरे के लिए आविष्कृत की गई अर्थात बनाई गई, और उसका नाम है सभ्यता। तो हमें समझ में आ गई संस्कृति और सभ्यता का। यहाँ पर लेखक ने हमें क्या अंतर बताया है कि देखो, जिसके दिमाग में आई, जिसको योग्यता, प्रवृत्ति, प्रेरणा मिली है, वह है संस्कृति, और उसने जब अपने और समाज के उपयोग के लिए जो वह चीज बनाई गई और उसका इस्तेमाल किया गया, वह हुई सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। अब यहाँ पर लेकर क्या बताना चाह रहे कि सबसे पहले जो जिस वस्तु की निर्मित करने का हकदार होता है, जैसे कि जितनी अधिक वो जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक और वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। अब देखिए, उसके बाद सुई और धागे से संबंधित बहुत सारे खोज निकाले गए और आज हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं। उसी प्रकार अग्नि की खोज के बाद अग्नि का भी कितना सारा प्रयोग हो रहा है, हर बहुत सारे क्षेत्र में उसका अच्छा प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो सबसे पहले अग्नि की निर्मित जिसने की है और जो सबसे पहले सुई धागे की निर्मित जिसने की है, वह उतनी ही परिष्कृत आविष्कार करता रहा होगा। उसके बाद भी बहुत सारे आविष्कार करता हुए हैं, उससे संबंधित बहुत सारे खोज निकाले गए, संशोधन किए गए, लेकिन जिसने पहली चीज जो बनाता है वही मुख्य आविष्कार करता होता है, और वह भी परिष्कृत आविष्कार करता। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, लेखक कहना चाहते हैं कि आज हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे खोज किए हैं, और उन खोजों का ही हमने क्या किया है, उसमें फेर बदल करके उसको और भी नया संशोधन करके उसे और अच्छे बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि कोई भी संस्कृत व्यक्ति किसी भी नई चीज की खोज करता है तो वह अपने उपयोग के लिए तो करता है, लेकिन अपने संतानों के उपयोग के लिए वह ज्यादा प्रयत्नशील रहता है, और उन संतानों को पूर्वज से मिले गए जो यह संस्कृति होते हैं, वह अनायास ही अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि माता पिता जी के जो उत्तराधिकारी में बच्चों को सारे चीज मिलते हैं, उसी प्रकार संस्कृत व्यक्ति की जितनी भी खोज नई चीजों की है, उन्होंने उस समय उसकी संतानों को वह पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं, उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। परिष्कृत, जिसका परिष्कार किया गया हो, शुद्ध किया गया हो। अनायास, बिना प्रयास के सुगमता से। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचना। सिद्धांत, सत्य के रूप में ग्रहण किया गया निश्चित मत। अपरिचित, अनजान। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखक ने हमें सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, ये दो उदाहरणों के द्वारा उन्होंने बताया है कि जिन व्यक्तियों ने नई खोज की है, अपनी योग्यता के बल पर, अपने प्रबल शक्ति के बल पर, या प्रेरणा के बल पर, वह उनकी संस्कृति है, और समाज के उपयोग के लिए जब वह आविष्कार हो जाता है और समाज उसका उपयोग करता है, तो वह होती है सभ्यता। तो इस प्रकार संस्कृति और सभ्यता का अंतर हमें लेखक ने इन दो उदाहरणों से अच्छी तरह से समझा दिया है। आगे भी लेखक हमें संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।